जय हिंद। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनुष्य में भोजन जो है उसकी पाचन की क्रिया की। तो मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया कैसी होती है इस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। तो मनुष्य का जो पहला स्टेप है जहाँ सबसे पहले भोजन करते हैं और वहाँ पे पाचन होता है तो वो है हमारा मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ निकलती हैं और मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया था। मुख गुहा से भोजन कहाँ आएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा शीतलन और संकुचन की क्रिया होगा। मतलब वहाँ पे भोजन, मान लीजिए ग्रास नली जो हमारा एक पाइप का वर्क करता है ना, पाइप के जैसा है। तो पाइप का जैसा है, इसलिए जब भोजन वहाँ पे आता है, जहाँ पे भोजन आता है वहाँ पे फैल जाता है और जहाँ से भोजन नीचे गिर जाता है तो वहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में सिकुड़ जाता है और जहाँ भोजन आता है वहाँ पे फैल जाता है। मतलब ये है यहाँ पर फैलना और सिकुड़ना वहाँ पे क्रिया होती है। तो उसी को कहा जाता है शीतलन संकुचन की क्रिया ही क्रमांकुचन कहलाता है। ये बातें हम कर लिए थे। उसके बाद से भोजन हमारे कहाँ आता है? उसके बाद से हमारा जो भोजन है अमाशय में गिरता है और अमाशय जिसको पेट है हमारा उसी को अमाशय कहा जाता है, जिसको उदर गुहा कहा जाता है। तो अमाशय में हमारा भोजन आता है और अमाशय में कौन से एंजाइम निकलते हैं और वहाँ पे भोजन का पाचन कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम देख लिए थे। अमाशय के बाद बात किए थे छोटी आंत की। तो जो छोटी आंत है हमारी, ये सबसे लंबी हिस्सा है हमारे शरीर की, है ना। तो जो छोटी आंत है इस छोटी आंत को 3 भागों में डिफाइन किया गया है। ये पहला था ग्रहणी, दूसरा था जेजुनम और तीसरा था इलियम। 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब हमें बात करना है यहाँ पे यकृत के बारे में। तो जितनी भी चीज़ें अभी आपको हम बताएं, मुख गुहा में पाचन की क्रिया, अमाशय में भोजन का कैसे पाचन होता है, छोटी आंत में, तो ये सारी जो चीज़ें बताएं आपको, ये हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं ये सारी चीज़ें पे। अगर आपको देखना है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से जो यकृत है इसके बारे में ज़्यादा बेनिफिट होगा समझना, तब समझिए। यहाँ पर यकृत के बारे में इस वीडियो में समझने वाला है। तो पहले जो यकृत है हमारा, इस पे डिस्कस करते हैं। तो यकृत हमारा क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है मानव शरीर में, यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है, या कहे इसका कि मतलब 1.5 किलोग्राम होता है। तो यकृत का वजन, अगर क्वेश्चन में आता है कि यकृत का वजन, मानव शरीर का जो यकृत है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है, 1.5 किलोग्राम होता है ना। तो पहला हमारा स्टेप क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इसका भार जो होता है करीब 1.5 kg होता है, मतलब 1.5 किलोग्राम होता है। ये बातें आपको समझ में आ गया यकृत के बारे में, ये पहला स्टेप। अब एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि देखिए यकृत और वृक्क ये 2 चीज़ें हैं और अलग अलग दोनों के बारे में पढ़ना है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार एक ही, मतलब लीवर और वृक्क एक ही समझ लेता है बहुत लोग, है ना। तो यकृत जो है ना ये अलग चीज़ है ना। यकृत अलग चीज़ है और वृक्क अलग चीज़ है ना। तो ये दोनों को अलग अलग पढ़ना है, एक में नहीं पढ़ना है। तो देखिए वृक्क जो है उसको किडनी कहा जाता है, तो किडनी अलग चीज़ है, और यकृत है जिसको लीवर कहा जाता है, लीवर अलग चीज़ें है। तो आप तो सुने होंगे ये चीज़ें कि शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से हमारा यकृत जो है, हमारा लीवर है, खराब हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें बातें तो सुने ही होंगे, ये आम बातें हैं ना। तो चलिए ये बातें आप, पहला स्टेप है क्लियर हो गया यकृत के बारे में कि ये जो है हमारे शरीर का ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और इसका जो वजन होता है 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हमारा यकृत है ये अवस्थित कहाँ होता है, ये होता कहाँ है, यकृत हमारा होता कहाँ है, इस चीज़ के बारे में समझना है। तो यकृत जो है अमाशय के, मतलब यहाँ पे लिखा है कि उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है हमारा यकृत, ठीक है। तो उदर गुहा मतलब होता है अमाशय, ठीक है ना। तो अमाशय जो है, अमाशय के ऊपरी दाहिने भाग में यकृत क्या होता है? अवस्थित है, वहीं पे यकृत है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गया।
कि यकृत हमारा होता कहाँ है। देखिए जो पढ़ रहा है उसके लिए भी तो ज़रूरी है समझना कि यकृत हमारा होता कहाँ है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी ये बातें समझना है कि हमारे शरीर में कम से कम और चीज़ का नॉलेज ना ले, अपने शरीर के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना, कि हमारा लीवर किधर है, हमारा किडनी किधर है ना, हमारे मुंह का दांते किधर है ना, जबड़ा कहाँ है, जीभ कहाँ है, मसूड़े कहाँ है, ये सारी चीज़ें, जो हमारा गला है, ग्रास नली कहाँ है, ये सारी चीज़ें के बारे में पता होनी चाहिए, हर किसी को पता होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सनली एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहा है वही पढ़े, है ना, सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारा यकृत है ये कहाँ अवस्थित रहता है, ये बातें सबको समझ में आ गया। यकृत जो है, लीवर ये है, इसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। यकृत में अगर कोई चाकू मार दे, ठीक है, तो अगर चाकू मार दे ना तो वो अपने से ही सही हो जाएगा। यकृत जो लीवर है वो खुद से सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन जो है बहुत तेज़ी से होता है, और कोशिका विभाजन तेज़ी से होने के कारण क्या है, वो अपना जगह रिकवर जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि जो अगर लीवर जो है हमारा, ये जल्दी इसमें कोशिका विभाजन होता है, ये बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी बातें समझ में आ गया होगा कि हमारा लीवर होता कहाँ है, अवस्थित कहाँ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यकृत कोशिकाओं का पीत स्राव होता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि पीत स्राव कहाँ से होता है। तो जो पीत का स्राव होता है, यकृत के कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे ज़्यादा आएगा, है ना, कि पीत का स्राव कहाँ से होता है। तो पीत का जो स्राव होता है वो होता है यकृत के कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि जो यकृत कोशिकाओं से जो पीत का स्राव होता है, जो पीत निकलता है वहाँ से, है ना, वो होता कैसा है। तो पीत जो है वो होता है हरा रंग का होता है, और क्या है, वहाँ से हरा रंग का एक गाढ़ा द्रव्य है, वो जिसका स्राव होता है ना, वो जो यकृत के कोशिकाएं हैं जहाँ से पीत का स्राव होता है, वो पीत होता है, हरा रंग का होता है और गाढ़ा होता है, गाढ़ा एक द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे पीत गाढ़ा तथा हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज आया, यहाँ पे क्षारीय, है ना, जो पीत वहाँ पे स्राव होता है यकृत के कोशिकाओं से, वो कैसा होता है, गाढ़ा तथा हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है ना, द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्षारीय है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, ये पीएच मान, तभी ये क्षारीय है। अगर कोई पदार्थ, कोई मतलब लिक्विड, ठीक है, अगर उसका पीएच मान अगर क्षारीय आ गया, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि उसका पीएच मान 7 से अधिक है। अगर क्षारीय वर्ड आ गया तो समझिए वहाँ से कि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। अगर अम्लीय आ गया तो समझिए कि इसका जो पीएच मान है उस पदार्थ का, उस द्रव्य का, तो समझिए कि वहाँ उस पदार्थ और द्रव्य है अम्लीय है, तो समझिए कि उसका पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम है इसीलिए वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा हो जाने पे वो क्षारीय हो जाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से समझिए कि जो पीत होता है, पीत आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए बहुतों के घर में मछली उछली कटता है तो देखे होंगे आप लोग कि मछली कटता है तो उसमें से हरा हरा रंग का कुछ निकलता है ना, तो वही होता है पीत। या फिर मुर्गा कटते हुए देखे होंगे आप लोग, उसमें से भी पीत का स्राव होता है, पीत निकलता है, ठीक है ना, तो भी हरा रंग का होता है। या फिर जो खस्सी होता है ना, उसको भी काटते होंगे, जो काटते हुए देखे होंगे आप लोग, तो उसमें से भी हरा रंग का पीत निकलता है। तो पीत जो है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय के कारण वो क्या है कि मतलब वो गाढ़ा क्षारीय होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना, वो कड़वा होता है, इसीलिए उसको बनाया नहीं जाता है, उस पीत को निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो कड़वा लगेगा। ये बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या है कि यहाँ पे यकृत नलिकाएं कहाँ कहा जाता है, ठीक है, यकृत नलिका किसे कहा जाता है। तो ये यकृत नलिका जो होता है, यकृत से छोटी छोटी 2 नलिकाएं निकलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, यकृत नलिका कहा जाता है, ठीक है ना। तो यकृत नलिका किसे कहा जाता है, तो यकृत नलिका उसे कहा जाता है जो यकृत से छोटी छोटी 2 नलिकाएं निकलती हैं, उसी को यकृत नलिकाएं कहा जाता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे समझिए कि यकृत और पित्ताशय से जो नली निकलती है वो मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि मूल पित्त वाहिनी का निर्माण
कौन करता है, कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो मूल पित्त वाहिनी का जो निर्माण करता है यकृत और पित्ताशय से जो नली निकलती है। एक तो यकृत के कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, ठीक है ना, ये बातें पहले ही क्लियर हो गया है। और जो पित्ताशय है ना, तो यकृत और पित्ताशय से जो नली निकलता है वहीं से क्या है, मूल पित्त वाहिनी का निर्माण होता है या निर्माण करती है। ये बातें क्लियर हो गया आपको। तो अब यहाँ ये लीवर का हमारा स्ट्रक्चर है, फिगर है ये हमारा लीवर का। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा लीवर है ये क्या है कि ये हमारे अमाशय के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है, ये हमारा लीवर, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। तो ये जो है ये फैल्सीफ्रॉम लिगामेंट है ना, ये जो हमारा फैल्सीफ्रॉम लिगामेंट है ये जो है हमारे लीवर को दो भाग में बांटती है, दो भाग में बांटती है। एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब, मतलब कि दाएं भाग और बाएं भाग में इस चीज़ को बांटती है। तो कौन बांटता है यहाँ पे, फैल्सीफ्रॉम लिगामेंट ये लीवर को दो भाग में बांटती है, ठीक है। और जो हमारा पित्ताशय का निर्माण होता है वो है यहाँ पे, हमारे यहाँ से पित्ताशय का निर्माण होता है जो हरा कलर का होता है, ठीक है ना। ये हरा कलर का होता है पित्ताशय का जो निर्माण होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। पित्ताशय को क्या कहा जाता है, पित्ताशय को कहा जाता है गॉल ब्लैडर, ये हरा रंग का होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो लीवर के बारे में ये कुछ लाइनें थी जो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं ना। तो इस चीज़ के यकृत के बारे में अगर इतना याद रहे तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम के तौर पर भी सही है और एक आम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें भी अपने शरीर के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पे स्थित है ना, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि चाकू कोई मार दिया दाहिने साइड बाएं साइड, तो आपको इतना पता होगा कि हमारा लीवर किधर है, ठीक है, हमारे लीवर में चाकू लगा है कि किडनी में चाकू लगा है, ये सब चीज़ें को ध्यान होना चाहिए ना। तो आपको पता होगा कि किस साइड हमारा लीवर है, किस साइड हमारा किडनी है, हमारा हार्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑर्गन के बारे में हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य रूप से पित्त का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ बाइल, वर्क क्या है, बाइल का वर्क क्या है, कार्य क्या है इसका, यहाँ पे ये समझते हैं। तो देखिए जो बाइल का वर्क है मुख्य रूप से दो वर्क है इसका, दो वर्क कौन कौन सा है ये समझ लीजिए। तो पहला जो वर्क है ये है पित्त अमाशय से अग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को खत्म कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए, ग्रहणी में क्या आता है, ग्रहणी पहले है क्या ये पहले आपको पता होगा। ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। तो ये क्या है, ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या करता है, वहाँ पे अम्लीय से क्या करता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है ना, क्षारीय बना देता है। क्षारीय क्यों बनाता है, क्षारीय इसलिए बना देता है ताकि अग्न्याशयी रस का एंजाइम उस पर वर्क कर सके, कार्य कर सके, क्रिया कर सके, ठीक है ना। ये बातें आपको पहला वर्क इसको समझ में आ गया आपको। अब सेकेंड देखिए, जो पित्त का लवण की सहायता से भोजन की वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। क्यों होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से पित्त का वर्क क्या होता है, तो मुख्य रूप से जो पित्त का वर्क होता है ये होता है वसा को तोड़ना, ठीक है ना, वसा का विखंडन करना, वसा को तोड़ना मुख्य रूप से पित्त का कार्य होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा कि क्या है वहाँ पे वसा को तोड़ना है ना, पित्त का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होता है वसा को तोड़ना, ठीक है ना, ये बातें याद रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो वर्क है यही है कि पित्त के लवणों की सहायता से क्या करता है, भोजन वसा का विखंडन करता है या उसका पायसीकरण करता है, ठीक है। क्यों करता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर वर्क कर सके, क्रिया कर सके, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से पित्त का जो वर्क है ये वसा का विखंडन करना है, वसा को तोड़ना है, मुख्य कार्य इसका यही है। तो पित्त का जो वर्क है, बाइल का जो फंक्शन है ये आप समझ गए यहाँ पर। अब हम समझेंगे अग्न्याशय के बारे में, ठीक है ना। तो अग्न्याशय के बारे में समझेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
फिर यहाँ पे अग्नाशय के इस बारे में समझते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देख लिए कि बाइल का वर्क क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाइल देख लिए कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य 2 कार्य होता है, लेकिन जो मेन कार्य है बाइल का वो है वसा को तोड़ना। पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वसा को तोड़ना होता है। तो इतनी बातें हम समझ में आ गया हम लोगों को। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है देखना है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में यहाँ पे देखना है। तो अग्नाशय के बारे में समझिए कि जो हमारा अग्नाशय है जिसको पेनक्रियास कहा जाता है, अग्नाशय हमारा कहाँ अवस्थित रहता है, हमें इस चीज़ के बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि जो हमारा अग्नाशय है ये ठीक अमाशय के नीचे होता है, बाएं साइड अमाशय के नीचे होता है हमारा अग्नाशय पेनक्रियास। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए कि क्या कह रहा है यहाँ पर, ये समझिए जो अग्नाशय है ये अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है ना। तो अग्नाशय हमारा कहाँ होता है जी, हमारा अग्नाशय क्या होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है अमाशय। ठीक है, ये हमारा अमाशय है और अमाशय के ठीक नीचे क्या है हमारा यहाँ पे पेनक्रियास अग्नाशय है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ठीक अमाशय के ठीक नीचे पेनक्रियास होता है और ये क्या है, ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। तो ग्रहणी क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ग्रहणी कौन सा हिस्सा है, तो ग्रहणी छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है उसी को ग्रहणी कहा जाता है ना। तो ग्रहणी को पीले रंग का एक ग्रंथि होती है, उसी को क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि अग्नाशय किसे कहा जाता है और अग्नाशय हमारा स्थित कहाँ होता है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो देखिए ये है हमारा अमाशय और अमाशय के अभी आपको बताए हम थोड़ी देर पहले कि यकृत क्या होता है, अमाशय के ठीक ऊपर होता है और दाहिने भाग में अवस्थित होता है हमारा जो लीवर होता है। और जो हमारा पेनक्रियास होता है अमाशय के ठीक नीचे होता है और ये क्या होता है, ये अग्नाशय यहाँ पे होता है, पेनक्रियास यहाँ होता है अमाशय के ठीक नीचे। तो ये बातें समझ में आ गया कि लीवर कहाँ अवस्थित रहता है और पेनक्रियास कहाँ अवस्थित रहता है। इतनी बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा और कि अग्नाशय से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं और ये सारी नलिकाएं क्या करती है, आपस में मिलकर एक नई रग अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि अग्नाशयी वाहिनी किसे कहते हैं, अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण कहाँ से होता है, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि जो अग्नाशयी वाहिनी है ये क्या है, अग्नाशय से छोटी छोटी नली निकली होती है और उस सारी नली आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक नई क्या करती है, वहाँ पर नई अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात वही है कि नलिकाएं का निर्माण करती है जिसे अग्नाशयी वाहिनी कहा जाता है। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए कि जो अग्नाशयी वाहिनी है इससे निम्नलिखित रस स्रावित होते हैं। ठीक है ना। इससे निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। तो इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो जो अग्नाशयी वाहिनी होता है उससे जो एंजाइम निकलते हैं, निकलता है ट्रिप्सिन, इमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। तो देखिए अग्नाशय के बारे में इतना ही जानना है, इस टॉपिक पे इस चैप्टर में इतना ही जानना है अग्नाशय के बारे में। ठीक है। ये जब लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना उसमें समझेंगे अग्नाशय के बारे में और बहुत कुछ, लेकिन इस टाइम में इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है और इतना ही ज़रूरी भी है। ठीक है। तो पहले आप अग्नाशय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको तो समझ में आ गया होगा कि अग्नाशय कहाँ स्थित रहता है और अग्नाशय किसे कहा जाता है, अग्नाशयी वाहिनियाँ किसे कहा जाता है ना, इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं आंत ग्रंथिया के बारे में। ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आंत ग्रंथिया के बारे में। आंत ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं कि जो हमारा आंत रस कहाँ से निकलता है, इसमें कौन से एंजाइम निकलता है। इसमें देखना है हमें कि भोजन की जो पाचन की क्रिया होती है कहाँ पूर्ण हो जाती है, यहाँ पे यही देख रहा है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो हमारा आंत ग्रंथियाँ हैं इसमें जो पहला स्टेप हमको देखना है, ये देखना है कि आंत रस स्राव कहाँ से होता है ना।
आंत का जो रस है वो कहाँ से निकलता है, उसका स्राव कहाँ से होता है। तो जो हमारा आंत रस स्राव होता है ये कहाँ से होता है, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कई ग्रंथियाँ होती हैं और उस ग्रंथियों से क्या होता है, आंत रस का स्राव होता है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि आंत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कई ग्रंथियाँ होती हैं और उन ग्रंथियों से क्या होता है, आंत रस का स्राव होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो लाइन है ये देखते हैं कि आंत रस में कई एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसको देख लेते हैं। तो जो आंत रस में एंजाइम होते हैं, पहला तो देख लीजिए कि पेप्टाइडेस और पेप्टोन, ये दो मिलकर क्या करते हैं, एमिनो अम्ल को बना देते हैं। और दूसरा है लाइपेज और इमल्सकृत वसा, ये क्या करते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो आंत रस में ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत लेवल का ऊपर का नहीं है, थोड़ा इसको जो चैप्टर में दिया गया है तो उतना समझना ही समझना है, हालांकि सिलेबस में है तो इतना जो एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछता है इससे, लेकिन अगर सिलेबस में है तो इसको पढ़ना है तो थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो इससे एंजाइम निकलता है, अब क्या होता है उसके बाद से जो क्रिया होती है ना वो होता है इस प्रकार, छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण हो जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है पहला जो हमारे यहाँ पे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर पूछेगा कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की जो क्रिया पूर्ण होती हैं वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जिससे क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है कि भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील में क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। क्या होता है यहाँ पर, जटिल अघुलनशील अणु क्या करता है, सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद से क्या होता है, इस अवस्था में काइम जो होता है और भी तरल हो जाता है और तब यह क्या चाइल कहलाता है। तो जो काइम होता है वो उस अवस्था में क्या हो जाता है, और भी तरल हो जाता है, और तरल हो जाने के बाद क्या होता है, तब इसको क्या कहा जाता है, जब तरल हो जाता है तो उसको चाइल कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझे जो नेक्स्ट है, चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है इलियम के विलाई के द्वारा होता है। ठीक है। तो अंतिम रूप से भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अगर ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अंतिम रूप से भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो अंतिम रूप से भोजन का जो अवशोषण होता है इलियम के विलाई के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब इलियम और विलाई जो ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं, पित्त रस उसके बारे में ये सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी इतना ही समझिए आप, इसके बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुका है ना, विलाई के बारे में, इलियम के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए उसके बाद से क्या होता है, और ये अंतिम रूप से भोजन का जो हमारा पाचन होता है इलियम के विलाई में होता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है हमारा इस प्रकार क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाता है और तथा रुधिर संचार के द्वारा क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में उसका संचार होने लगता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है उसके बाद से जो मटेरियल है वह उसके बाद से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी के रूप में, इसके बाद से जो क्रिया हो जाती है तो हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में आ जाता है। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई कि इतनी सारी क्रिया होने के बाद ही क्या होता है, हमारे ब्लड में मटेरियल घूमने लगता है और उसके बाद से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गया क्या, अंतिम रूप से जो हमारा भोजन होता है इलियम के विलाई के द्वारा होता है और उसके दौरान क्या होता है, रुधिर की कोशिकाओं को रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर मतलब तो समझ ही रहे हैं कि ब्लड होता है। ठीक है। और तथा इस रुधिर के संचार के द्वारा क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, संचारित होने लगता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में इतना समझ गए हैं कि जो हमारा आंत ग्रंथियाँ है, अब हमें इस चीज़ के बारे में देखना है, बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में हमारा लास्ट होगा, समझ में आ जाएगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में समझने वाले हैं, तो बड़ी आंत के बारे में ध्यान से समझिए। यहाँ पर तो जो हमारा बड़ी आंत होता है ना, ये पहले समझिए, जो छोटी आंत
यहाँ पे समझिए जो छोटी आंत है ये आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। इसके कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा छोटी आंत है, ये आहार नाल के अगले भाग जो उसमें बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारी बड़ी आंत होती है इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसको डिफाइन किया गया है। तो बड़ी आंत जो होता है उसको दो भागों में डिफाइन किया गया है। पहला होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय। ठीक है ना, तो एक होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय, जिसको रेक्टम कहा जाता है। दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है ना, जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जो नली जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, इन दोनों को बीच में जो नली होती है, एक नली होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, उस नली को क्या कहते हैं? तो उस नली को कहा जाता है सिक्कम, है ना। उस नली को क्या कहा जाता है? सिक्कम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यही लिखा है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिक्कम कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिक्कम किसे कहते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, बीच की जो नली होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, उसको क्या कहा जाता है ना। ये ऑब्जेक्टिव तौर पे भी आ सकता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको सिक्कम कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारा कोलन है, ठीक है ना, ये कोलन कितने भागों में डिफाइन किया गया है? तो जो कोलन है इसको 3 भागों में डिफाइन किया गया है। कौन कौन से? पहला जो है हमारा ऊपरगामी कोलन, दूसरा जो है हमारा अनुप्रस्थ कोलन, हमारा अधोगामी कोलन, है ना, जो रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर खुल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये बातें समझिए आप कि देखिए जो हम भोजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पचता है, हमारे जो पेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं पचता है, पाचन की क्रिया होती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पचता है, अनपचा रह जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है। तो जो होता है ना, वो इलियम से होकर कोलन में जाकर उसके बाद से क्या होता है, रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम के द्वार से क्या होता है, जो हमारा अनपचा भोजन रहता है वो क्या होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। रेक्टम के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसको मलाशय कहा जाता है। वहाँ से हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर की समाप्ति, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो भोजन है मुख गुहा से जब शुरू करते हैं तो मुख गुहा में सबसे पहले हमारा भोजन जाता है, वहाँ पे पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद से क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझिए, उसके बाद से कहाँ जाता है, उसके बाद से ग्रास नली में जाता है, उसके बाद से आमाशय में जाता है, उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद से यकृत से जाता है, उसके बाद से अग्नाशय की बातें होती है, उसके बाद से क्या होता है, आंत ग्रंथिया होता है, उसके बाद से बड़ी आंत। ठीक है ना। और बड़ी आंत में हमने देखा है, क्या देखा है, जो बड़ी आंत जो है इसको 2 भागों में डिफाइन किया गया है, क्या है, कोलन और मलाशय में डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। बीच की जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, जो उसके बीच का ज्वाइंट होता है, जो जोड़ के नली रखती है, उसको सिक्किम कहा जाता है ना। ये बातें समझ में आए। जो कोलन होता है ये 3 पार्ट में बटा होता है, ऊपरगामी और होता है अनुप्रस्थ और अधोगामी। अधोगामी जो होता है वो कहाँ खुलता है जी, रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में रहता है, अनपचा रहता है, वो क्या होता है, रेक्टम के द्वार से बाहर निकल जाता है। तो इतनी सारी यहाँ पे क्रिया थी जो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद।